बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइली एजेंटों का पीछा करने के बाद अगले चौराहे से गाड़ी वापस मोड़कर हम घर जा रहे थे कि रास्ते में हमें पुलिस वालों ने रोक लिया। खलील ने कहा कि आप लोग बिल्कुल खामोश बैठे रहे। वो पुलिस वालों को मुतमईन करने की कोशिश करता है। खलील गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों से बातें करने लगा और थोड़ी देर बाद ऊंची आवाज में बोलते हुए जेब से कार्ड निकालकर उन्हें दिखाया। कार्ड देखते ही पुलिस वाले पीछे हट गए और खलील गाड़ी में आ बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। खलील ने कहा कि मैं चाहता था कि खुद को जाहिर ना करूं, मगर अब मजबूरी बन गई थी और कोई चारा भी ना था। मैं यहाँ की खुफिया पुलिस में सार्जेंट हूँ। ये कहते हुए उसने अपना कार्ड निकालकर मेरे हाथ पर रख दिया। मेरा आपसे अपना असली ओहदा छुपाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप मुझ पर कहीं शक ना करें। मुझे मिसिज जाहदी ने खसूसी तौर पर आप लोगों के लिए बतौर टैक्सी ड्राइवर की ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए कहा था। मैं वैसे भी टैक्सी ही चलाता हूँ और लोगों की आमदोरफ्त और गुफ्तगू सुनकर रिपोर्ट देता हूँ। मैं खुद भी इसी ग्रुप में हूँ जिसमें मिसिज जाहदी और जनरल कौसी शामिल हैं, यानी मुल्क के दुश्मनों की बेहकुनी करने वाला ग्रुप। आप मिसिज जाहदी और जनरल कौसी से मेरे मुतालिक पूछ सकते हैं कि मैं हुकूमत का नहीं बल्कि मुल्क का वफादार हूँ। मैंने खलील को कहा कि चूंकि तुम हमें अपनी असलियत बता चुके हो तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि हमारी ईरान आमद का मकसद क्या है, रामसर में किस तरह हमने अपना मिशन पूरा किया। हमें तुम्हारे ओहदे का तो इल्म ना था, मगर मुझे पहले दिन ही तुमको देखकर शक सा था कि तुम भी ईरान के दुश्मनों का खात्मा चाहते हो। अब जब हर बात खुल गई है तो हमें यह भी बता दो कि हिल्टन होटल में ठहरे उन मोसाद के एजेंटों तक किस तरह पहुंचा जा सकता है। मेरा मतलब उन्हें किस तरह गिरफ्त में लिया जाए। खलील ने जवाब दिया, जनाब मैं तो अपने महकमे का अदना कारकुन हूँ और ना ही इतना होशियार और न डर हूँ कि इतने अहम फैसला कुन कामों में कोई फैसला कर सकूं या अमल दरामद करूं। मेरी अदना सी राय यही है कि उन दोनों को उनके कमरों में ही ख़त्म किया जाए तो बेहतर रहेगा। हमारा एक कारकुन और दोस्त इस होटल में भी काम करता है। उसके ज़रिए मैं होटल के मोनोग्राम वाले 3 ओवरऑल ले सकता हूँ, जिन्हें पहनकर आप सर्विस लिफ्ट के ज़रिए उनके कमरों में जा सकते हैं और बिजली और एसी का उज़र करके उनके कमरों में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप एक बार उनकी मौजूदगी में उनके कमरों में दाखिल हो गए तो आगे जो कुछ भी करना होगा वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। कई बार बड़े बड़े दिमाग वाले उस नुक्ते पर नहीं पहुंच पाते जहां पर एक आम दिमाग वाला पहुंच जाता है। खलील ने जो बात की थी वो हम में से किसी के जहन में नहीं आई थी। मैंने खलील से कहा कि तुमने बेहतरीन मशवरा दिया है। अगर एक रात के लिए तुम 3 ओवरऑल और एक इलेक्ट्रिशियन बॉक्स का बंदोबस्त कर दो तो उम्मीद है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। खलील ने 2 रोज़ के अंदर हमें सामान मुहैया करने का कहा और हमें घर छोड़कर रुखसत हो गया। अगले रोज़ मैंने साथियों की मीटिंग की और उन्हें सब वाक़यात बताकर खलील की प्लानिंग पर अमल करने का प्रोग्राम बनाया। इस मिशन के लिए मैंने मुजम्मल इमरान और ख़ुद को चुना, मगर कैसर कहने लगा कि मुजम्मल की बजाय वो मुझे अपने साथ ले जाएं। कैसर की जिद देखकर मैं हार गया और प्लान में उसे शामिल कर लिया। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि मिसिज जाहदी ने आकर बताया कि कोई वीज़ा सेक्शन से आदमी आया है और आपसे मिलना चाहता है। अभी हमारे वीज़े ख़त्म होने में काफ़ी वक्त रहता था। मैं मिसिज जाहदी के ड्राइंग रूम में आया तो मेजर असवद बैठा हुआ था। मैं उसके साथ ही बैठ गया। मेजर असवद ने कहा कि वो कहने आया है कि आइंदा आप तेहरान से कहीं भी बाहर जाएं तो आपको राहदारी लेकर जाना पड़ेगी। आप रामसर भी गए लेकिन ऐसे ही चले गए। आपकी यह पहली गलती समझकर इग्नोर किया जाता है, मगर आइंदा ऐसा हुआ तो आपको ईरान से बेदखल कर दिया जाएगा। मिसिज जाहदी ये सुनकर चाय लेने चली गई तो मेजर असवद ने कहा कि असल बात यह है कि चीफ आज रात आपसे मिलना चाहता है। इस मकसद के लिए घर के दूसरे कोने पर सड़क पर फलां गाड़ी नंबर और कलर वाली गाड़ी खड़ी होगी जो आपको चीफ तक पहुंचा देगी और वापस भी छोड़ जाएगी। ये कहकर उसने मुझे चिट देते हुए कहा कि आइंदा कानून की पासदारी लाजम है। रात को मैंने साथियों को मेजर असवद की आमद की असल वजह बताई और ठीक 7:30 बजे अकेला ही टहलते हुए घर से बाहर सड़क पर आ गया। उसी नंबर प्लेट वाली गाड़ी अचानक पीछे से आगे आई और मेरे सामने आकर रुक गई। स्याह शीशों वाली उस गाड़ी ने 20 मिनट से भी कम वक्त में मुझे चीफ की कोठी तक पहुंचा दिया। दूसरे अहलकारों के अलावा आज मेजर असवद भी वहां बैठा हुआ था। उसने ठीक 8 बजे मुझे अली कोशिश तक पहुंचा दिया। अली कोशिश अपने दोनों हाथ थामे अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। परेशानी उसके चेहरे से अयां थी। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। हम लोग सोफों पर बैठ गए तो उसने कहा कि ईरान तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। एक ऑयल टैंकर आज से 4 रोज बाद बंदर अब्बास की बंदरगाह पर पहुंचेगा
जिसमें तैयार पाम ऑयल भरा हुआ है। उस पाम ऑयल को इंपोर्ट करने वाली पार्टी बहुत असर और रसूख वाली और शाह से कराबतदारी रखती है। शाह के खसूसी हकाम के तहत ये ऑयल एक महसूस दिन गरीब आवाम में मुफ्त तकसीम किया जाएगा। किसी भी सरकारी इदारे को उस ऑयल की जांच पड़ताल करने की इजाज़त नहीं है। हमें जो इतलात अपने ज़राए से मिली हैं उनके मुताबिक तकसीम के वक़्त उन ऑयल के डब्बों में ऐसा केमिकल शामिल किया जाएगा जिससे उस ऑयल को इस्तेमाल करने वाले हमेशा के लिए मफलूज हो जाएंगे। मैंने कहा, जनरल अली, दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। पहली ये कि ईरानी अवाम को मफलूज करने से तेल इंपोर्ट करने वालों को क्या फ़ायदा होगा। दूसरी ये कि आपकी एजेंसी तकसीम से पहले उन डब्बों से कुछ डब्बे लेकर प्रेस के जरिए अवाम को क्यों नहीं बता देते। मेरे सवाल सुनकर अली कोशिश ने कहा कि एक वक्त में सिर्फ एक ही शाह हो सकता है। शाह की बहन शहजादी अशरफ पहलवी और शाह का छोटा भाई ये आस लगाए बैठे थे कि शाह बगैर औलाद नरीना के ही मर जाएगा या उसे महल्लाती साजिशों के जरिए हलाक कर दिया जाएगा। जो शहजादी अशरफ पहलवी का चहेता है, लेकिन मलका फरा देबा के बतन से शाह के दो लड़के पैदा होने के बाद उनकी ये आस टूट गई है और अब वो मुल्क में शाह की तरफ से गुरबा में खाने का तेल मुफ्त तकसीम करवाकर शाह के खिलाफ बगावत करवाना चाहते हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि ईरान में किसी भी अखबार वाले में यह जुर्रत नहीं कि वह इतनी बड़ी साजिश के खिलाफ एक लफ्ज़ भी छाप सके। जिन अखबारात ने इससे पहले इससे भी बहुत कम दर्जे की गलतियां की हैं, उनके मालिकान और एडिटरों का आज तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गए हैं। इसमें एक बात अपनी तरफ से पूरे यकीन से मैं कह सकता हूँ कि इसमें हमारी एजेंसी का कोई रोल नहीं। जनरल साहब, सिर्फ दो सवाल और। मैंने बंदर अब्बास में आइंदा चंद रोज़ में पाम ऑयल लाने वाले टैंकर के मुतालिक वजाहतें सुनकर सवाल किया कि ये काम आप हमसे ही क्यों लेना चाहते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक सावक के लिए काम करने वालों की तादाद 50,000 से भी ज़्यादा है और आपके वसाइल भी बेपनाह हैं। फिर इतना अहम और हसास काम हमसे ही क्यों करवाना चाहते हैं। असलहा, बारूद और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करने का आपने पहले ही हमसे वादा किया है, लेकिन बंदर अब्बास हमारे लिए बिल्कुल अजनबी शहर है। वहाँ हमारी मुआवनत के लिए आप कितने अफराद मुहैया करेंगे और वहाँ हमारी रिहाइश का इंतज़ाम क्या होगा। जनरल गौर से मेरे सवाल सुन रहा था। बोला, आपसे ये काम हम मजबूरन ले रहे हैं। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मेरी एजेंसी में बहुत कम ऐसे अफराद हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, वरना कहने को तो सब के सब मेरे मातहत हैं। लेकिन अगर ये काम मैं उन्हें तफवीज़ करूँ या उन्हें इसकी भनक भी पड़ जाए तो वह फ़ौरन ही उसका शाह के कराबतदारों को जाकर बता देंगे। उन्हें इसका थोड़ा बहुत इनाम मिल जाएगा, लेकिन मैं और मेरी एजेंसी शाह के इताब का शिकार हो जाएंगे। इम्पोर्टर ने चालाकी ये की है कि मफलूज करने वाला केमिकल बंदर अब्बास में अपनी कंपनी में पाम ऑयल को डब्बों में पैक करने के वक़्त डालने का प्रोग्राम बनाया है। अगर हम चंद डब्बे हासिल भी कर लें और उसकी तशहीर भी करवा दें तो भी हमें अवाम को भड़काने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। हालात को पेश नज़र रखते हुए मैंने मदद की इस्तदा की थी। मेरा काबिल एतमाद साथी कर्नल शराजी पहले ही बंदर अब्बास जा चुका है। वहाँ के शेरटन होटल में आप सब के लिए कमरे भी बुक करवा लिए गए हैं और उसके साथ हमारे 4 अहलकार और हैं। आपकी ज़रूरत का हर सामान बंदर अब्बास में पहले ही मुंतकिल किया जा चुका है। मेजर असवंद आप लोगों के साथ अनजान बनकर जाएगा। आप लोगों के शेरटन होटल में क़याम के दौरान शराजी और असवंद हर वक्त राब्ते में रहेंगे। हम चाहते हैं कि तेल लाने वाले जहाज़ को बंदरगाह तक पहुँचने से पहले खुले समुद्र में ही तबाह कर दिया जाए। रात को मिशन सर अंजाम देने के लिए 2 बोट आपको जहाज़ तक ले जाने और वापस लाने के लिए स्पीड बोट का इंतज़ाम भी कर दिया गया है। मिशन में खुदा न खास्ता नाकामी की सूरत में आप लोगों को रासुल खैमा तक ले जाने के लिए एक हाई प्लेन, पानी पर तैरने वाला जहाज़ और 2 तेज़ रफ्तार लांचों को भी स्टैंड बाई हालत में रखा जाएगा। एक बात और, इसमें कामयाबी की सूरत में आपको $50 लाख का छोटा सा तोहफा भी दिया जाएगा। एक तो लाखों इंसानी जिंदगियों का सवाल था, दूसरा अगर मैं इनकार करता तो अली कोशिश हमें रामसर वाले वाक़े में मुलव्वस कर सकता था। $50 लाख की पुरकशिश ऑफर भी थी। लिहाजा इन सब बातों को सोचते हुए मैंने अली कोशिश को अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाते हुए ग्रीन सिग्नल दे दिया और इस जुबानी मुआहदे की हमने हाथ मिलाकर गर्म जोशी की मोहर सब्त कर दी। मजीद थोड़ी देर बाद वही गाड़ी मुझे घर से कुछ फासले पर छोड़कर वापस चली गई और मैं टहलता हुआ घर में दाखिल हो गया। घर पहुंचने पर मैंने उसी रात मुजम्मल, इमरान, कैसर और माहा को कमरे में बुलाकर मीटिंग की और अली कोशिश से होने वाली गुफ्तगू तफसील से बता दी और फिर सब के बाहम मशवरे से यह फैसला हुआ
क्या आउटर इंचर पर खड़े होकर मुजम्मिल इमरान, कैसर और सिपाही अकरम जाएंगे? बांग्लादेश में दरियाओं की बहुतायत की वजह से वहां की कमांडो ट्रेनिंग में गोताखोरी एक लाजमी जुज़ थी, और फिर इमरान और सिपाही अकरम ने बाकायदा गोताखोरी की ट्रेनिंग ली हुई थी। लिहाजा वो गोताखोरी के लिबास में और गैस सिलेंडरों के साथ समुद्र में उतरेंगे और जहाज के पानी के अंदर वाले हिस्से में 6 बारूदी सुरंगें चिस्पा करके वापस आएंगे। क्योंकि ऐसी बारूदी सुरंगों के फटने का वक्त सेट किया जाता है, लिहाजा उनके चिस्पा करने के बाद 30 मिनट तक फटने का टाइम सेट किया जाएगा। इस दौरान हम बआसानी बंदर अब्बास साहिल तक पहुंच सकते हैं। ये सब बातें डिस्कस करने के बाद उस मिशन की तमाम जुजियात का बंदर अब्बास पहुंचकर जायजा लेना था। हम खासी देर तक हिल्टन में ठहरे मोसाद के एजेंटों के मुतालिक भी बातें करते रहे। मैंने साथियों से कहा कि हिल्टन होटल में लिफ्ट की लोकेशन, डोर्स, उनके रूम नंबर्स और दीगर बातें पहले से तय कर लेनी चाहिए। इसके लिए कल जब खलील आएगा तो उससे बातचीत करके नक्शा बनवा लेंगे। अगर हमारी आमद के वक्त वो होटल के अकबी दरवाजे पर मिले और हमें उनके कमरों तक पहुंचा दे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। अगली सुबह जब खलील आया तो मैंने उससे उन बातों के मुतालिक कहा कि कल वह मतलूबा सामान लाए और उसका आदमी होटल के अकबी दरवाजे पर हमारा वेट करे। खलील ने कहा कि वो हमें अपनी गाड़ी में होटल ले जाएगा और फिर वापसी भी लाएगा और अपने आदमी से भी मिलवाएगा। मैंने खलील को कहा कि अपने आदमी को यह भी बता देना कि हम शाम 5 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। अगले रोज 10 बजे खलील हमारा मतलूबा सामान लेकर आ गया। मैं, कैसर और इमरान ने ओवरऑल और टोपियां पहनकर देखी। सर्वस टूल बॉक्स में से सामान निकालकर अपने पिस्टल रखे, नायलॉन की रस्सी और मुंह पर लगाने वाली टेप भी रख ली। शाम 5 बजे खलील हमें लेकर हिल्टन होटल की तरफ रवाना हुआ और पार्किंग एरिया में अकबी जानब गाड़ी पार्क कर दी। खलील तो अपने आदमी के इंतजार में गाड़ी से बाहर खड़ा हो गया, जबकि हम गाड़ी में ही बैठे रहे। चंद मिनटों बाद खलील अकबी दरवाजे से निकलकर आने वाले शख्स से मिला और उससे चंद बातें करके हमारे पास आया। उसने हाथ में होटल के 3 बैज पकड़े हुए थे, जिन्हें हमने लेकर ओवरऑल पर लगा लिया। अभी वो दोनों इसराइली एजेंट दफ्तर से वापस नहीं आए थे। 6:30 बजे के लगभग खलील के आदमी ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया। उनको उनके रूम्स में पहुंचने के लिए हमने मजीद 5 मिनट वेट किया। ठीक 6:20 पर हम गाड़ी से बाहर निकले और अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल होकर लिफ्ट की तरफ गए। खलील का आदमी हमारे साथ साथ था। लिफ्ट से हमें वो छठे फ्लोर पर ले गया और 2 कमरे दिखाए, जिनमें एक का कमरा नंबर 609 और दूसरे का कमरा नंबर 607 था। ये दोनों कमरे गैलरी में आमने सामने बने हुए थे। कैसर ने कमरा नंबर 607 पर दस्तक दी। कैसर दरवाजे के सामने, जबकि मैं और इमरान दाएं बाएं खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला तो कैसर की कैप इस कदर झुकी हुई थी और सर भी बाअदब होने के अंदाज में झुका हुआ था कि अमरीकी उसे पहचान ना सका। कैसर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे कहा कि साथ वाले रूम में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, जिसे आपके रूम वाले बक्स से चेक करना है। एजेंट ने कैसर को अंदर आने दिया। कैसर के अंदर दाखिल होने के साथ ही मैं और इमरान भी अंदर दाखिल हो गए। एजेंट की हमारी जानब पुश थी कि हम तीनों ने उसको काबू करके फर्श पर गिरा लिया। कैसर ने सर्विस बॉक्स से सबके पिस्टल निकाल लिए। ये इसराइली एजेंट था। इमरान ने उसका मुंह मजबूती से काबू किया हुआ था, जबकि मैं उसके पेट पर बैठा हुआ था। मैंने उसके बाजुओं पर अपने पांव रख दिए और अपने हाथों से उसकी टांगों को पकड़कर ऊंचा किया और कैसर को कहा कि साइलेंसर वाले पिस्टल की नाल उसके अज़ाए महसूसा पर रखकर 2 गोलियां दाग दो। पिस्टल चलने की आवाज़ इस कदर हल्की थी कि मुझे भी सुनाई ना दी। मुझे एजेंट का जिस्म 2 बार थोड़ा थोड़ा उछलता हुआ महसूस हुआ और फिर उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। यकीनन दोनों गोलियों ने उसके जिगर, मैदे और तीली को छलनी कर दिया होगा, क्योंकि ये खास किस्म की गोलियां अंदर जाकर फटती थी। इमरान ने उसके मुंह से हाथ हटाया तो 2 बार हों हों की आवाज़ निकली, फिर बिल्कुल ठंडा हो गया। हमने उठकर अपना हुलिया वगैरह दुरुस्त किया और दरवाजे को लॉक करके हम बाहर गैलरी में आ गए। कैसर ने दूसरे एजेंट का दरवाज़ा खटखटाया और पहले वाले तरीके से एक्टिंग करके जब कैसर अंदर दाखिल हुआ तो वह उससे पूछ रहा था कि रिसेप्शन वाले ने तुम्हें मेरी इजाज़त के बगैर कैसे भेज दिया। इतनी देर में हम भी अंदर दाखिल हो गए। उस एजेंट को कुछ शक सा हो गया था। अब एजेंट ने मुझे और इमरान को देखा तो वो हमें पहचान गया और अपने बेड की साइड टेबल खोलकर अपना असलहा निकालने ही वाला था कि मैंने उसके सर, दिल और चेहरे का निशाना लेकर 3 गोलियां चला दी। उसके दिल का क्या हशर हुआ होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन सर पर चलाई गोली ऐन उसके माथे पर लगी और चेहरे वाली गोली उसका नाक उड़ाती हुई अंदर घुस गई और वह कुर्सी से फर्श पर गिर पड़ा। हमारे पास उन दोनों के कमरों की तलाशी लेने का वक्त नहीं था। किसी वक्त भी रूम सर्विस वाला आ सकता था या टेलीफोन की घंटी बज सकती थी। हमने उसी हालत में छोड़ा
और अपने पिस्टल सर्विस बॉक्स में रखे और अपनी टोपियां आगे को झुकाए हुए सर्विस लिफ्ट की तरफ आए। लिफ्ट का बटन प्रेस करने पर लिफ्ट 1-1.5 मिनट में उस फ्लोर पर आकर रुकी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो उसमें पहले से 3 स्टाफ के अफराद थे। हम उनके लिए अजनबी थे। उनमें से एक ने पूछा कि क्या हम न्यू भर्ती हुए हैं, तो मैंने कहा कि भले अमरूर। इतनी देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट से निकलकर हम अकबी दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहा कि सर्विस बॉक्स लेकर आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने टूटी फूटी फारसी में कहा कि सदर दरवाज़ा खराब शुद। दरबान मेरी इस अजीब फारसी को सुनकर हैरान तो ज़रूर हुआ, मगर उसने हमें बाहर जाने दिया। हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती था। मैंने गाड़ी के करीब से गुजरते हुए खलील से कहा कि गाड़ी हमारे पीछे लेकर आए। होटल के बैरूनी दरवाजे से निकलकर हम सड़क पर पहुंच गए। खलील गाड़ी लेकर आ गया। हम गाड़ी में बैठे और घर की जानिब रवाना हो गए। हमारे आज तक के मिशनों में ये सबसे आसान मिशन साबित हुआ, जिसका क्रेडिट खलील को जाता था, क्योंकि हमारी लंबी चौड़ी प्लानिंग के बरक्स उसकी मुख्तसर सी प्लानिंग ने इस मिशन को हमारे लिए बेहद आसान बना दिया था। हम घर पहुंचे तो सब साथी बेताबी से हमारे मुंतजर थे। मिसिस जाहदी को गो हमने इस मिशन का नहीं बताया था, मगर साथियों के साथ वो भी ड्राइंग रूम में बेताबी से मुंतजर थी। हिल्टन होटल के ओवरऑल पहने देखकर मिसिस जाहदी को एहसास हो गया था कि हम सिर्फ घूमने फिरने नहीं गए थे। सीमा और माहा की हालत दीदनी थी। कैसर को देखते ही सीमा कैसर के साथ बेख्तियार लिपट गई, मगर जब उसे सबकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो शर्मा कर अलग हो गई। माहा की नज़रें मुझ पर थीं और तफक्कुरात उसके चेहरे से अयां थे। अब मिसिस जाहदी से कुछ छुपाना बेसूद था, लिहाजा मैंने उसे मुख्तसर सा मिशन के मुतालिक बता दिया कि हमने मोसाद के दोनों एजेंटों को हलाक कर दिया है और बहरियत वापस आ गए हैं। सब ने यह सुनकर सुख का सांस लिया। माहा उठकर मेरे पास आई और सरगोशी में बोली कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए बड़ा एहसास है, जिसका आपने कभी भी इजहार नहीं किया, लेकिन आपके मेरे लिए हर अमल और फेल से इसका इजहार होता रहा। काठमांडू में आपने मेरी जान बचाई थी तो उसी वक़्त मुझे एहसास हो गया था कि कोई बिला वजह किसी के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालता। मैं माहा के दिल में छुपी हुई बात को जान गया था, लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, माहा, मैं तुम्हारे जज्बात से बखूबी आगाह हूँ। काठमांडू में तुम्हारी जान बचाने की वजह सिर्फ ये थी कि जर्मन गुंडे तुम्हें हलाक करना चाहते थे और तुम तने तनहा उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तुम्हें गुंडों से बचाकर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया था, बल्कि वो मेरा फ़र्ज था जिसे मैंने अदा किया था। उसके बाद जब से तुम हमारी टीम में शामिल हुई हो, उस वक़्त से तुम्हारे और बाकी सब साथियों की सलामती की जिम्मेदारी मुझ पर है, जिसे अदा करने में मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी।